समझिए, अगर आप कोई समतल का समीकरण बना रहे हो तो कल हम लोग को एक सवाल मिला था जिसमें एक बिंदु से कोई समतल जा रहा था, मिला था, पर वो नहीं बन पाया। कारण ये था कि हम लोग ये नहीं पढ़े थे। आपको देखना ये है कि एक समतल है, उसका समीकरण आपको चाहिए। तो आपने पहले पढ़ रखा है कि एक समतल का समीकरण निकालने के लिए मूल बिंदु से लेके समतल के बीच का दूरी का जरूरत होता था, और आपको मूल बिंदु से समतल तक का अगर दूरी मिल जाता था तो उसमें एन कैप अगर आप वेक्टर आर के साथ लिख दें, वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट एन कैप बराबर डी लिख दें तो आंसर मिल जाता था। पर अभी क्वेश्चन ये है कि अगर समतल हो बहुत सारा, जैसे आप यहां देख सकते हैं, इसमें जितने भी पेज हैं सब अपने आप में एक समतल है, जितना भी पेज है सब अपने आप में एक समतल है सब। और इन सभी पेजों से होते हुए अगर मैं कोई कील इसमें ठोक दूं, कोई कील ठोक दूं, तो वो कील डायरेक्ट सारे समतल पे लंब कहलाएगा। बात बुझा है? अगर ये कील ऐसे अंदर से होते हुए जाए तो सारे समतल पे लंब कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि समतलों पर एक अनुलंब है जो सबसे गुजरता है। बात बुझाया? फिगर को देखो, इसमें 3 समतल नजर आ रहे हैं तुमको, और तीनों से एक कील गुजर रहा है, एक रेखा गुजर रही है जो तीनों पे क्या है? लंब है। पहले समझो कि ये क्या दिया हुआ है और इससे हम क्या निकाल सकते हैं। इसमें एक समतल बीच में है जिस पर एक पॉइंट मालूम है, और वो पॉइंट कौन है? x1 y1 z1। जिस समतल पर बिंदु दिया रहेगा उसी का ही हम समीकरण निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन ये कि अगर आप किसी समतल का समीकरण निकालना चाह रहे हो तो एक नई टेक्निक सीखने जा रहे हो। अभी पहले भी आप वही आंसर निकालते थे, समतल का ही समीकरण निकालते थे। अभी भी आपको समतल का ही समीकरण निकालना है, तरीका बदल जाएगा। पहले तरीका दूसरा होता था। क्या होता था भाई? एक वेक्टर आर होता था, एन कैप होता था, डॉट करा देते थे और बराबर में डी लिखते थे। आंसर आपका एक्स वाई जेड के ही ना टर्म में आता था, वो समतल का समीकरण होता था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सेम वही चीज है, तरीका अलग है। समतल पर अब आपको दूरी की जरूरत नहीं, समतल पर एक पॉइंट की जरूरत होगी, और वो पॉइंट क्या है? x1 y1 z1। क्या ये बात समझ में आया कि हमको समतल का समीकरण निकालना है तो समतल पर एक पॉइंट रहेगा, साथ ही साथ उस समतल से क्या गुजरेगा? एक ऐसी रेखा जो समतल पे लंब होगी। समझ में आया? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। पहले वाले जो हम लोग पढ़े थे और अभी जो पढ़े उसमें कौन सी बात कॉमन है? लंब का होना, लंब का होना। उसमें भी एक रेखा लंब होती थी, इसमें भी एक रेखा लंब है, लेकिन उसमें जो रेखा लंब होती थी उसमें तुम पढ़े थे मूल बिंदु से लंब होता था। पर ये रेखा क्या मूल बिंदु से लंब है? नहीं, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया, मूल बिंदु से लंब होने की जरूरत नहीं है। अब एक अलग से इंफॉर्मेशन मिलेगा कि समतल पे एक पॉइंट रहेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे 2 3 1 से एक समतल जा रहा है, ऐसे दिया रहेगा। तो उसका समीकरण आपको कैसे निकालना है ध्यान दीजिए। जो पॉइंट है उसको वेक्टर ए बोलेंगे, जो पॉइंट रहेगा उसे आप वेक्टर ए बोलेंगे। और जो ये लंब वाली बात हो रही है, लंब वाला ये जो लंब वाला बात देख रहे हो, इसको हम शुरू में भी वेक्टर एन बोलते थे, अभी भी वेक्टर एन बोलेंगे। ये किताब में बड़ा सा एन यूज किया है, हम बड़ा एन नहीं यूज करेंगे, हम वही वाला यूज करेंगे जो पहले पढ़ रखे हैं। कौन सा? छोटा एन। तो हमारे लिए समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? वेक्टर आर में से आपको केवल क्या घटा देना है? वेक्टर ए। तरीका बदल गया कि नहीं? पहले वेक्टर आर के साथ एन कैप लिखते थे, अब तुम्हें क्या करना है? वेक्टर आर से वो पॉइंट को ही घटा देना है जो पॉइंट दिया रहेगा, और उसके साथ डॉट करा देना है। किस चीज से? वेक्टर एन से, है ना? एन कैप से नहीं, वेक्टर एन से। चेंज हो गया, पहले एन कैप लगता था लेकिन अब एन कैप नहीं लगेगा। क्या लगेगा? वेक्टर एन। तो सभी बाबू लोग जो फिगर बनाए हुए हैं, ये फिगर आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे होता है। आप यहाँ जो तीर का चिन्ह देख रहे हैं ना, बस वहां पे वेक्टर एन लिख दीजिए, छोटा वाला, इस तीर के पास, इस तीर के पास लिख दीजिएगा। लिख लिए? हाँ, अब आप समझ गए होंगे वेक्टर एन क्या है।
वेक्टर एन क्या है? एक समतल से गुजरने वाला लंब। और वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए क्या है? एक पॉइंट है और ये बराबर में 0। ये हमारा समतल का सदिश समीकरण हो गया। अब मान के चलो तुम्हें अदिश समीकरण चाहिए। अदिश समीकरण चाहिए यानी कि कार्तीय समीकरण। तो आपको हम बता चुके हैं कार्तीय समीकरण कैसे निकालना है, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, पहले आपको ए घटाना है। तो वेक्टर ए का मतलब क्या होगा? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वेक्टर एन का मतलब क्या होगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो पता है आर में से ए का घटाने का मतलब हुआ वेक्टर आर। सब लोग जानते हैं कि वेक्टर आर का मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। मतलब एक्स से x1 को घटाना, मतलब कि x से आप x1 घटा रहे हो। क्लियर हो पा रहा है? और n कैप से मतलब a से उसमें क्या कर रहे हो? गुना कर रहे हो। साथ ही साथ y से तुम y1 घटा रहे हो, उसमें b से गुना कर रहे हो। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, बस ये तरीका मालूम होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए, तो ये अपने आप आ जाएगा। फिर z में से z1 घटा रहे हो और c से गुना कर रहे हो 0। ये तुम्हारा समतल का कार्तीय समीकरण हो गया। अभी भी नहीं बुझाया तो सवाल बनाएंगे तो तुरंत बुझा जाएगा इसके बेस पर। चलो देखो सवाल देखते हैं। आइए, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जिसको ध्यान देना है। ये रहा क्वेश्चन हम लोगों का, इसे सॉल्व करना है। देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे। देखिए और ध्यान से पढ़िए। कह रहा कि उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 -4 से जाता है। तो जिस बिंदु से जाता है उसे ए बोलते हैं। तो हमारा वेक्टर ए बताओ कितना दे दिया? 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। अच्छा, जाता है और 2 3 -1 दिक अनुपात वाली रेखा पर। बोलो ये किसका मान दे दिया? वेक्टर एन का मान दे दिया। जो लंब हो गया वो वेक्टर एन हो गया। वेक्टर एन कितना? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप हो जाएगा। 1 मतलब के कैप। अब आप जानते हैं कि समीकरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। ऐसे सवालों में वेक्टर आर से वेक्टर ए घटा देना है और डॉट करा देना है वेक्टर एन से और बराबर में 0। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनो, आर से ए घटाने का मतलब हुआ कि आर को आर ही रहने देना है, ठीक है। जब आप सदिश समीकरण निकालते हैं तो सदिश समीकरण में क्या आर का मान लिखते हैं? नहीं। तो आपका आंसर क्या लिखाएगा? वेक्टर आर माइनस, ठीक है। और ए का मान आपका ये रहा 5 आई कैप। इस माइनस से यह क्या हो जाएगा? माइनस 2 जे कैप माइनस माइनस प्लस 4 के कैप। और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एन, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप बराबर में। सभी बच्चे याद कीजिए, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बोला है कि जो तुम अभी पढ़ रहे हो सिर्फ तरीका बदल रहा है, आंसर वही होगा जो पहले हुआ करता था, ठीक है। तो तुम्हें अभी लग रहा होगा कि सर ये तो आंसर अलग लग रहा है, पर नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आंसर मैच कर जाएगा पहले जैसा। देखो करना क्या है, इस पूरे टर्म से वेक्टर आर में डॉट कराना है। इस पूरे टर्म से वेक्टर आर में डॉट कराना है। तो क्या लिखाएगा? वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट क्या लिखाएगा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। बोलो समझ में आया? और फिर अब बारी बारी से सब में गुना कराना है। बात बुझाया? बारी बारी से गुना कराने मतलब आई वाला आई से, जे वाला जे से। देखो आई वाला के साथ क्या है? 2, यहाँ क्या है? तो माइनस 10, फिर यहाँ माइनस 6, यहाँ बताओ माइनस 4 बराबर। बोलो इसके साथ हम गुना क्यों नहीं कराए? पहले से मैच कराना चाहते थे।
वेक्टर आर के साथ याद करो वेक्टर एन होता था या एन कैप होता था, उसी का ना ये स्थान लिया है, और ये वाला इधर आएगा तो डी का स्थान ये ले लेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप बराबर बोलो क्या होगा 20। ये आपका आंसर हो गया कौन सा, सदिश रूप का। अब यही आपको कार्तीय चाहिए, याद कीजिए तरीका। अभी अभी हम बोले हैं ना कि बाबू वो याद मत करिएगा, नीचे वाला लाइन का जरूरत है, यहां से मिल गया। कैसे, आई जे के साथ आप खाली क्या रख दीजिए, एक्स वाई जेड, तो 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 20, आंसर हो गया। बोलो बुझाया। फर्क बस इतना है इस आंसर में कि ये वास्तविक डी नहीं है ना, क्योंकि ये एन कैप नहीं है, ये वेक्टर एन है। बोलो क्लियर हो गया, आंसर वही आया। तो इस तरह से आप इसमें का कोई भी सवाल इस टाइप पर बना सकते हैं। चलिए अगले टर्म पे आते हैं। अब देखिए इस पर एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन आपको इसके बेस पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो कैसे आप बनाइएगा। यहां देखिए, अब पढ़िए, यहां पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु 1 0 माइनस 2 से जाता है, बोलो किसका मान है, वेक्टर ए का, और आई जे माइनस के समतल पर अभिलंब है, ये किसका मान है, वेक्टर एन का, वेक्टर एन का मान है। बोलो हो जाएगा। और ये बताओ वेक्टर ए और ये वेक्टर एन, क्लियर हो गया। अब एक नया सवाल आ रहा है आपका, कह रहा है 3 बिंदुओं से जाने वाला, तो अब हम 3 बिंदु वाला समझेंगे कि 3 बिंदु वाला से कैसे निकालते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए ये उदाहरण। अच्छा, इसके पहले वाला नोट कर लिए हो, समीकरण अभी जो हेडिंग दिए थे, फिगर बनाए हो, उसमें ये लिखे हो, लिखो। हो गया, आए हो गया ना। जरा इस फॉर्मूला को देखिए, सब में से लाइन से देखो 1 1 घटाया गया है, खाली पहला लाइन में एक्स वाई जेड है, दूसरे में 2 2 यूज हुआ है, और तीसरे में 3 3। बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। अभी जो लिखा हुआ था देखिए, समतल पर कितने बिंदु रहेंगे, 3। मान के चलो ये एक समतल है, इस समतल पर 3 गो पॉइंट है, तीन बिंदु होगा, जिसमें से एक को वेक्टर ए बोलना है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। दूसरा सदिश को, दूसरा पॉइंट को हम कहेंगे वेक्टर बी, जिसका वैल्यू होगा x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। क्या इतना बात समझ में आया। अच्छा, तीसरा बिंदु, तीसरे बिंदु को आप वेक्टर सी कहेंगे, वेक्टर सी, इसको कहेंगे x3 आई कैप, y3 जे कैप, z3 के कैप। और एक पॉइंट अलग से होगा जिसको हम स्वेच्छ बिंदु कहते हैं, यानी कि वेक्टर आर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आपको समीकरण निकालने के लिए सिर्फ ये 3 बिंदु की जरूरत है। याद रहे कि तीनों बिंदु एक लाइन पर नहीं होना चाहिए, जब भी लाइन होगा तो वो अलग अलग बिंदु जो होगा, जैसे अलग अलग एक त्रिभुज बनना चाहिए, माने ये नहीं कि एगो रेखा बन जाए, तो वैसे रेखा का समीकरण का अस्तित्व नहीं होता, याद रखना। मान के चलो कोई सवाल बना रहे हो और बना रहे हो तो आंसर नहीं आया, तब इसका मतलब हुआ कि वो संरेख है, तीनों बिंदु का एक लाइन पर आ रहा था, तबे ना ऐसा हुआ। तो तुम कोई भी डिटर्मिनेंट का सवाल बनाओगे, जैसे डिटर्मिनेंट के रूप में आता है ये, और बनाए तो कहीं जीरो आ गया, सॉल्व ही नहीं हुआ, तो ऐसे रेखा का अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब सुनो, इसको याद रखने का तरीका, रेखा का इसमें आपको सदिश वाला याद नहीं रखना है,
इसमें आप डायरेक्ट पहले अदिश निकालेंगे और ओकरे सहायता से क्या निकालेंगे, सदिश, क्योंकि सदिश वाला में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है याद करने में। इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, अदिश या आप इसे क्या बोल सकते हैं, कार्तीय समीकरण। तुरंत इसको याद रखा जा सकता है, जैसे कि हम x लिख लेंगे और क्या घटा लेंगे, सब में से 1 घटेगा, ये याद रखना है। x लिखा गया x1, हाई यहाँ पे y माइनस y1, z माइनस z1। यहाँ पर अब यहाँ से 2 से शुरू करो, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, कहा z3 माइनस, याद रखना है कि हमेशा क्या घटाना है, हाँ 1 ही घटाएंगे, 1, यही हमारा समीकरण हो गया। देखिए सब में 1 1 है, बराबर में क्या लिखना है, 0। अब इस पर हम लोग सवाल देखेंगे कि इस पर सवाल कैसे सॉल्व होगा। जैसे आपका ये रहा सवाल, अब देखिए इसमें आपसे जो पूछ रहा है वो ठीक से देखिएगा, इस पूछ रहा है कुछ और, एक फुआ लोग, अरे वाह, प्रेस रिपोर्टर हो गए फुआ। रुक जो सुअर कहीं का। अरे ढेला देखो, भाई देखो कई गो बिंदु है, 3 गो है, तो रेखा का समीकरण चाहिए, तो बस खाली फॉर्मूला पहले लिख देना है। पहले आपको कौन सा समीकरण निकालना है, कार्तीय समीकरण। आप पूछ कौन सा रहा है रे बाबू, सदिश पूछ रहा है। सदिश भी निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कार्तीय। तो कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला x माइनस x1 लिख लेना है, z माइनस z1, x2 माइनस x1, z2 माइनस z1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 बराबर 0। बोलो हो गया। अब सुनो, इसमें मान पुट करना है, x1 का वैल्यू यहां से 2, y माइनस y1 का वैल्यू कहाँ गया रे, -2 है ना है 5 है, और z माइनस z1 +3 हो जाएगा। चलो अब x2 मतलब कि -2 -2, आ यहाँ पर -3 -5, फिर 5 माइनस प्लस, चलो अब यहाँ से 5 से 2, फिर 3 -5, -3 +3 बराबर में 0। चलो आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 2, y माइनस 5, z +3, फिर -4 -8 +8, -4 -8 +8, एक ये हो गया। अच्छा 3 -2 0, तो कट जाएगा, 3 -2 0, 3 -2 0। अगर आपको डिटरमिनेंट में कॉमन मिले तो कॉमन ले लीजिएगा। जैसे देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस 2, y माइनस 5, z +3, -1 -2 +2, फिर 3 -2 0 बराबर 0। अब आप किसी एक के अनुदिश विस्तार करिए, तो विस्तार उसके अनुदिश करिए जिसमें 0 आता हो। तो C3 के अनुदिश, तो इसके अनुदिश विस्तार अगर करेंगे आप तो गौर से देखिए, ये लाइन और ये लाइन, आप z +3 लीजिएगा तो पहले तो आप 4 लिख लीजिए और बड़ा कोष्ठ दे दीजिए, और अब लिखिए z +3, ठीक है।
ये लाइन और ये लाइन खत्म आए 2 + 6, तो यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए और ना यहीं पे लिखाएगा, यहीं पर कितना लिख दें 2 + 6, ठीक है। 2 का चिन्ह क्या होगा -2, तो ये लाइन और ये लाइन बीच वाला लाइन खत्म, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दिया ना, -2x +4 न होगा -3y +15, ये माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं, यहाँ लगा दे रहे हैं, तो प्लस में 15, ब्रैकेट बंद कर दो, अब बराबर में 0। चलो अब गुना कर लेते हैं, 4 0 के बट्टा में चला जाएगा आए, तो चाहते तो यहीं पर भेज सकते थे जी, चलो कोई बात नहीं, 8 से गुना कर दो, 8z +24, फिर -2 से गुना करो +4x -8, फिर यहाँ पर माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, -2 से -3y में गुना तो +6y, फिर -30, अब बराबर में 0/4 = 0 होगा। बोलो इतना बात क्लियर है। अब चलो x वाला पहले लिखो 4x, फिर y वाला 6y +8z बराबर आए, हाँ तो 6y तो लिखे हैं 8z। अब देखो क्या हो जाएगा, 24 से 30 घटा लो, -6 और -8 इधर आएगा तो +14, हमको अभी कॉमन मिल रहा है तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 3y 4z बराबर, हमको कौन सा रूप चाहिए, तो सदिश समीकरण। अभी अदिश तो मिल गया, सदिश निकालने का तरीका सिर्फ एक है, वेक्टर आर लिख लेना है, x y z गायब कर देना है और वहां पे क्या लिख देना है i j के, तब वेक्टर आर डॉट 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप बराबर में 7, आंसर हो गया। बोलो समझ में आया, देख लेते हैं आंसर है कि नहीं, 2 3 4, ये आपका आंसर दे रखा है ना, लेकिन इस सॉल्व नहीं किया है, कहने का मतलब है कि इसके आगे आपको सॉल्व करना होगा तब ना आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए r में से इसको घटाया गया है, देखिए यहाँ पर ठीक से समझिए, हाई जो देख रहे हो ये सदिश समीकरण है, सदिश समीकरण को अदिश में कन्वर्ट किए तो इतना आया, इतना जब आ गया तो उस कंडीशन में अभी सवाल को सॉल्व कर रहा है, तो ये पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ किसको घटा दिया है, पहला बिंदु को घटा दिया है और दोनों में क्या किया है क्रॉस। आप सोचिए क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ डिटर्मिनेंट आएगा और डिटर्मिनेंट जब आएगा तो उससे डॉट कराइएगा तो यही ना आंसर आएगा जो अभी हम लाए हैं, तो इसलिए ये आगे सॉल्व होगा, ये थोड़ा सा करके छोड़ दिया है, आपको पूरा करना है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से सदिश और आप अदिश समीकरण निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अंतःखंड बहुत ही आसान सा चीज है। समतल द्वारा अंतःखंड, पहली बात कि अंतःखंड कहते किसको हैं समझिए, x y z। सुनो अब ध्यान से, अंतःखंड निकालने का तरीका क्या होता है, एक समतल जब अक्षों को काटता है तो अक्ष जहां पे कट रहा है और मूल बिंदु जहां है वहां से जितनी भी दूरी होती है उसे अंतःखंड कहते हैं। जैसे मान के चलो एक त्रिभुजाकार समतल है, ऐसा एक समतल हुआ, तो इस समतल तीनों अक्ष को काटा, जरूरी नहीं कि काटेगा लेकिन ये काट रहा है, तो बोलो एक अक्ष को इतना दूरी पर काटा, तो ये जो काटेगा इसकी लंबाई को हम क्या बोलेंगे a, ये जो काटेगा इसकी लंबाई को b, और ये जो काटा इसको c, तो कितने अंतःखंड हो गए 3।
एगो एक्स अंतःखंड, एक वाई अंतःखंड और एक जेड अंतःखंड। अंतःखंड कितने तरह के होंगे? 3। एक होगा एक्स अंतःखंड जिसको ए बोलेंगे, एक वाई अंतःखंड जिसको बी बोलेंगे, एगो जेड अंतःखंड। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। मान के चलो कोई समतल इस दीवार के समांतर रखा हुआ है, ठीक है? तुम्हारे सामने ये दीवार कौन सा अक्ष है? और ये अब मुझे ये बताओ, ये पैनल अक्ष को कौन कौन से अक्ष को काट रहा है और किसको नहीं काट रहा है? वाई और जेड। किसको काट रहा है बस ये बताना है। किसके समांतर हुआ ये? किसके समांतर? जिसके समांतर होगा उसको तो छू भी नहीं सकेगा। जब ये y के समांतर है तो y को छू भी नहीं सकता, y से दूर है ये। समझ में आया? तो कभी भी काटेगा तो दो अक्ष को काट सकता है। किसको काट सकता है? x को काटेगा। इमेजिन करो, ये बताओ, ये ऐसे है, ठीक है? पीछे कौन सा अक्ष है? y है। अच्छा, ऊपर की तरफ कौन है? z है। और इधर कौन सा है? अब ठीक से देखो तो ऊपर ये z है, हाई z है, हाई क्या है? y है। तो z और y इसको ये छू भी नहीं रहा, बस काट किसको रहा है जाके? एक अक्ष को काट रहा है। दो अक्ष को काटेगा, ऐसा बोले हैं? अच्छा, तो गलती से मिस्टेक हो गया। मान लीजिए कि आपके सामने प्रैक्टिकल है तो हम यहाँ पे गलती बोल भी देंगे तो गलत, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बात ये कि प्रैक्टिकल किया जा रहा है। आपके सामने देखिए, ऊपर जेड अक्ष है, ठीक है? इधर कौन सा अक्ष है पीछे? वाई अक्ष। आपको खाली ये देखना है कि अगर ये ब्लेड है और इस ब्लेड को ऐसे पकड़ा जाए तो ये ब्लेड किसको काटेगा? एक्स को। अगर इसको ऐसे ले भी जाए तो कहाँ जेड को कुछ किया, किसको काटा? तो अब बताओ ये प्लेन किस तल के समांतर है? तो गौर से देखो, ये y हो गया, ये z हो गया, तो एगो तल बना yz तल। बात समझ में आया? तो जब हमारा कोई भी समतल yz तल के समांतर होगा तो वो x को काटेगा। अगर x z के समांतर होगा तो y को काटेगा। समझ में आया? तो उस कंडीशन में अंतःखंड कएगो होगा? दो गो। एक जगह काटेगा तो एगो होगा। बात बुझाया? अब सुनो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से उठेगा, ये कंफर्म है, पर कैसे बनाओगे तरीका समझो। कोई भी तुमको समतल दिया हुआ है, जैसे मान के चलो 2x + 3y - z = 5 के अंतःखंड बताएं। ये क्वेश्चन दे दिया। अब तुम्हें बताना है कि भाई ABC कहाँ कहाँ काट रहा है, कहाँ कहाँ काट रहा है, तुम्हें ये बताना है। तो इसको कैसे बताओगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका ये है, x के नीचे a ला देना है, y के नीचे b और z के नीचे c और बराबर में क्या ला देना है? 1, तो आंसर आ जाएगा। नहीं, बराबर में 1 लाना है। कुछ ऐसा कमाल इसमें कर दो कि बराबर में 1 आ जाए और सबके नीचे x y z अकेले हो जाए, तो नीचे जो आएगा वही आंसर होगा। बोलो, समझ में आया? तो चलो शुरू करते हैं। 5 को 1 बनाना है, कैसे करोगे? 5 से भाग दे दो, ठीक है? भाग दे दिए तो 2x/5 आ गया, जबकि x हमको अकेले चाहिए। यस, जहां पे आपका 2 लिखा हुआ है उसको आप 5/2 लिख सकते हैं, 5 से भाग देकर। यहाँ पर क्या लिख सकते हो? y बटा में 5/3। यहाँ प्लस का चिन्ह देना है क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए। और उसके बाद z बटा क्या लिखना चाहिए? -5 और बराबर में 1। अब आपका आंसर मिल गया। a बराबर कितना? 5/2, b बराबर 5/3 और c बराबर -5। आंसर हो गया। अंतःखंड निकालने आ गया। अंतःखंड निकालने के लिए तरीका, बराबर में 1 लाना है, x y z अकेले रखना है, सब प्लस होना चाहिए, तो नीचे जो भी होगा वही आंसर होगा। कौन सा बाबू बोलिए? जैसे कि x अक्ष पर कटेगा तो a, y अक्ष पर कटेगा तो b और z अक्ष पर कटेगा तो c। एकदम नहीं, ये आपका अंदर की ओर है। ये एक त्रिभुज है जो इस पर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, जो सब अक्ष को ऐसे काट रहा है, एक ऐसे काट रहा है। समझ में आया? ये ऐसे त्रिभुज है,
इस तरह से ऐसे है, उधर काट रहा है, इधर काट रहा है, ऐसे भी काट रहा है, ऊपर जाएगा तो बुझाया। तो चित्र एकदम सही है, कहीं गलती नहीं है। तो अब इसमें अंतःखंड वाला भी सवाल होगा, उसे आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा, ठीक है।